हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी कहानी यूनिट 7 में हमारी जो आज की कहानी है वो है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ये कहानी 2 दिन पहले ही आपको मिल जाती। जो भी बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि मैं 2 दिन क्लास नहीं दे पाई और आगे भी शायद बीच में 1-2 दिन का गैप हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इमरजेंसी है और मतलब घर में ही किसी की एक जवान मौत हो गई है, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी क्लास। तो प्लीज़ आप बने रहें, मतलब ये ना सोचें कि मैम ने बोला था और क्लास आ नहीं रही है रेगुलर। आगे आपको रेगुलर ही क्लास मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप और मिल सकता है। वैसे कोशिश करूँगी कि मैं बना दूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता और मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ता है। सो प्लीज़ सॉरी। बाकी मैं सिलेबस टाइम पे ही करा दूँगी, एक एक दिन में 2-2 करा दूँगी, आप डोंट वरी। तो चलते हैं हम अपने कहानी की तरफ। तीसरी कसम ये फनेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है ये कहानी, ठीक है। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, ये दोनों ही इसके नाम हैं, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। तो आप दोनों ही नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्लीज़ जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, जो 1959 में ठुमरी नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1959 में ये प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखना है 59 में। और जो कहानी संग्रह था उसका नाम क्या है? ठुमरी। क्या नाम है? ठुमरी, ठीक है। ठुमरी की तीसरी कसम, ऐसे याद रख लेना। इनकी जो पहली कहानी थी फणीश्वर नाथ रेणु जी की, वो थी बट बाबा। इनकी पहली कहानी का क्या नाम था? बट बाबा, जो कि 27 अगस्त 1944 ईस्वी में विश्वामित्र पत्रिका में छपी थी। पहली कहानी बट बाबा किस में छपी थी? 27 अगस्त 1944 में। इसका बिल्कुल करेक्ट डेट दे रखी है, 27 अगस्त 1944 ईस्वी में विश्वामित्र पत्रिका में छपी थी। और अगर इनकी आखिरी कहानी की बात करें तो ये थी भित्ति चित्र की मयूरी, ठीक है। भित्ति चित्र की मयूरी 1972 में आई थी, जो कि इनकी आखिरी कहानी थी, ठीक है। भित्ति चित्र की मयूरी ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की आखिरी कहानी थी, जो 1972 में आई थी। और इनकी फर्स्ट कहानी थी बट बाबा, जो कि 1944 में आई थी। और इनकी जो कहानी हमारे सिलेबस में है तीसरी कसम, ये 1959 में प्रकाशित हुई थी। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। ठुमरी में जो दूसरी कहानियाँ संग्रहित हैं उनको भी आप याद रख लेना। ठुमरी में अन्य कहानियाँ संग्रहित हैं। रसप्रिया। रसप्रिया किसकी कहानी है? तो ये रसप्रिया किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की है रसप्रिया। तीर्थोदक, नित्य लीला, पंचलाइट, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, तीन बिंदियाँ और सिर पंचमी का सगुन, ठीक है। ये ठुमरी की जो कहानियाँ हैं वो हैं रसप्रिया, तीर्थोदक, नित्य लीला, पंचलाइट, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, तीन बिंदियाँ और सिर पंचमी का सगुन। ये सारी कहानी आपको याद रखनी है। कथासार, अगर इसके कथासार की बात करें तो ये आंचलिक कहानी है। ग्राम गीतों का प्रयोग इसमें किया गया है। प्रेम की पीड़ा का भी चित्रण इसमें दिखाया गया है। रेणु ने इस कहानी में लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है, ठीक है। लोक जीवन यानी कि जो आम जनता होती है उसकी समृद्धि को दिखाया है। एक जगह पर जगन्नाथ धाम का भी उल्लेख है। एक जगह पर जगन्नाथ धाम का भी उल्लेख है। तीसरी कसम नाम से फिल्म भी बनी थी, जिसका संवाद लेखन का कार्य स्वयं रेणु जी ने ही किया था, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु ने ही उनके संवाद लेखन का कार्य किया था। तीसरी कसम नाम से ही फिल्म बनी थी, ये भी ध्यान रख लेना है। इसमें नौटंकी का वास्तविक चित्रण किया गया है, ठीक है। नौटंकी का इसमें वास्तविक चित्रण किया गया है। मूल कथा में इसका जो नायक है वह हीरामन, हीरामन द्वारा खाई गई 3 कस्मों की चर्चा के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की भी कहानी इसमें दिखाई गई है, ठीक है। तो मूल कथा में जो नायक है, नायक का नाम है हीरामन, ये 3 कस्में खाता है, ठीक है। उसी के इसीलिए तीसरी कसम के नाम से इसमें शीर्षक रखा गया है।
तो ये 3 कस्मों की चर्चा दिखाते हैं इसमें, और इसके प्रेम प्रसंग की भी कहानी है। ये पहली कसम खाता है, एक कसम याद रख लेना तीनों, लास्ट ईयर भी ये पूछा गया था क्वेश्चन कि इसमें से कौन सी है जो उसने कसम खाई नहीं थी या खाई थी, ऐसा करके। तो पहली कसम, चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखेगा। जो हीरामन था वो गाड़ी चलाता है, मतलब गाड़ी में जैसे सवारी वगैरह ढोते हैं। तो पहले तो आप जानते हैं तागा गाड़ी या बैलगाड़ी वगैरह ये चलती थी, लेकिन आजकल तो खैर ये देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब पुराने टाइम पे चलती तब हीरामन भी बैलगाड़ी से लोगों को मतलब सफ़र करवाता था। तो पहला उसने कसम खा रखी थी कि कभी भी अपनी गाड़ी में वो चोरी का सामान नहीं रखेगा। ठीक है, दूसरी कसम इसने खाई थी कि बांस की लदनी नहीं करेगा। बांस होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो कहता है कि बांस बहुत लंबे लंबे होते हैं, गाड़ी में 2 फुट आगे निकले रहते हैं और पीछे निकले रहते हैं, उसमें काबू ही नहीं रहता गाड़ी के ऊपर, तो इसलिए बांस की लदनी नहीं करेगा। तीसरी कसम उसने खा रखी थी कि नाटक वाली या कंपनी में जो भी औरतें काम करती थी नौटंकी कंपनी में, उनको वो गाड़ी में कभी नहीं बैठाएगा। उसने ये वाली कसम खा रखी थी, लेकिन बाद वाली ये तीसरी कसम को तोड़ देता है और उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। ठीक है, इसी के बारे में ये कहानी है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफ़र के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। ठीक है, हीरामन और हीराबाई दोनों बैलगाड़ी में सफ़र करते हैं। हीराबाई नौटंकी कंपनी में ही काम करती है, लेकिन वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, तीसरी कसम को वो तोड़ देता है। ठीक है, तो उनके बैलगाड़ी सफ़र के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। इसके पात्रों को आप याद रखेंगे, इसमें जो मुख्य पात्र है वो 2 ही हैं। एक तो है हीरामन। हीरामन किस प्रकार का पात्र है? खादी खादी देहाती पात्र है। 40 साल का हट्टा कट्टा है। ठीक है, 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी है। काला कलूटा है। ठीक है, मतलब काला कलूटा है, देहाती नौजवान है जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, खादी देहाती पात्र है और 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी है। काला कलूटा देहाती नौजवान है जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं है, 3 काम ना करने की कसम खाता है। और हीराबाई कौन है? कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी में काम करती है, मेलों में नौटंकी में अभिनय करती है एवं नृत्य का काम करती है। ठीक है, अभिनय और नृत्य का काम करती है मेलों में। हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। हीरामन को क्या मानती है? अपना उस्ताद मानती है। इसके अगर गौण पात्रों की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रख लेना। लाल मोहर, धुन्नी राम, पलट दास, तीनों ही गाड़ीवान है। ठीक है, लाल मोहर, धुन्नी राम और पलट दास, ये तीनों ही गाड़ीवान है, मतलब ये भी बैलगाड़ियाँ चलाते हैं। लहसनवा कौन है? लाल मोहर का नौकर है। ये भी लहसनवा लाल मोहर का नौकर है। नेपाली दरबान है। मुनीम है। ठीक है, दरोगा है, काले कोट वाला है। तो ये सब इसमें गौण पात्र हैं। कहानी में प्रयुक्त स्थान इनको अच्छे से याद रख लेना है, पूछे जा सकते हैं। विराटनगर, फारबिसगंज, खरैया शहर, चंपानगर है ना, चंपानगर को भगदड़ के नाम से भी जानते हैं। सिंधिया गांव, कानपुर, ये कानपुर में हीराबाई का घर होता है। पूछा जा सकता है कि हीराबाई कहाँ की रहने वाली थी, तो कानपुर की रहने वाली थी। तेगछिया छत्तापुर 25, तेगछिया छत्तापुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनेली मेला, 2 नौटंकी कंपनी है। ठीक है, 2 नौटंकी कंपनी, ये उनकी ये स्थानों के नाम है। ठीक है, 2 नौटंकी कंपनी का जगह आती है इसमें। रौती कंपनी है और एक मथुरा मोहन कंपनी है। ठीक है, मथुरा मोहन कंपनी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हीराबाई है वो काम करती है। हीराबाई कहाँ काम करती है? तो मथुरा मोहन कंपनी में करती है। अभी ये PYQ है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रख लेना, 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। प्रमुख उद्धरण अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कहानी। भाई अभी क्या है कि थोड़ा सा देखो, एक तो थोड़ा रोने धोने की वजह से या कुछ वैसे, मतलब गला ख़राब हो गया है, कुछ पेंट वेंट चल रहे हैं, इसकी वजह से
धूल मिट्टी से थोड़ा घर में भी चल रहा था, तो उस वजह से प्रॉब्लम सी है थोड़ी सी गले में, है ना। तो आप प्लीज़ परेशान ना हो। बाकी तो आपको सामने को पढ़ने को मिल ही रहा है, तो आप खुद से भी पढ़ लेना एक बार। बाकी तो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्लास तो मुझे देनी थी, तो इसलिए सोचना नहीं है कि मुझे क्या है, बस करना है। तो प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस लदी हुई गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा, सो बेकाबू वाली लदनी और खरैया। ठीक है, तो ये उदाहरण इसमें है, कस्मों से ही आपको समझ में आ जाएगा। बाग गाड़ी की गाड़ीवानी की है किसने? हीरामन ने। बाग गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं हुई, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में, आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी में बैठा हुआ है और उसी गाड़ी में हीराबाई बैठी हुई है, तो उसके पे मतलब अंदर से क्या है कि उसको गुदगुदी हो रही हैं, उसको ऐसा लग रहा था पीठ में और जैसे कि गुदगुदी हो रही हैं, उसकी जो गाड़ी है वो चंपा के फूल की तरह महक रही है, ऐसा दिखाया जाता है। मतलब ये प्रेम है। औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी में महक रही है। तो कहता है हीरामन कि ये औरत है या चंपा का फूल है, जब से गाड़ी चंपा के फूल की तरह महक रही है। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। मथुरा मोहन जो हीराबाई थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। ठीक है, नौटंकी कंपनी में काम करती थी, लोग उसे जानते थे। लोग उसे जानते थे। तो वो कहता है कि मथुरा मोहन, ये इसमें ये नहीं है कि किसने कहा है किसने नहीं कहा है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये उद्धरण किस कहानी से लिया गया है। ठीक है, तो आप वैसे ही याद रख लेना। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है, उसने 7 साल लगातार मेलों की लदनी ला दी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। मतलब मेले लगते हैं और नौटंकी वगैरह होती हैं, वहाँ से उनकी वो सामान की उनकी लदनी करता है, लेकिन कभी भी नौटंकी थिएटर वो नहीं गया, उसने सिनेमा नहीं देखा। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में ही खुशबू है। ठीक है, सिर हीरामन की क्या है, सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में ही खुशबू है। हीराबाई हीरामन से कहती है, उनकी दोनों की आपस में बातचीत चलती रहती है। जब वो गाड़ी में होती है तो वो कहती है कि तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। ठीक है, तब तो मीता कहूँगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। ऐसा कुछ बातचीत उनके बीच में चल रही होती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। तो चंपा का फूल तीसरी कसम वाली कहानी में ऐसे करके याद रख लेना। हीराबाई ने परख लिया हीरामन सचमुच हीरा है। ठीक है, हीराबाई ने परख लिया हीरामन सचमुच हीरा है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही, गोने के पहले ही मतलब गोने के पहले ही दुल्हन जो दुल्हन थी वो मर गई थी। ठीक है, हीरामन की भी शादी पहले हो चुकी थी, क्योंकि अब तो वो 40 साल का था, तो उसकी बचपन में ही शादी हो गई थी। लेकिन आप जानते हैं पहले ऐसा ही हो जाता था कि बचपन में 5-7 साल के बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे, और फिर अगर कोई विधवा भी हो जाता था या विधुर हो जाता था तो उसको फिर पूरे टाइम मतलब ऐसे ही रहना पड़ता था जिंदगी भर। तो बचपन में ही उसकी शादी तो हुई थी, लेकिन गौने के मतलब वो दूसरी बार वो लड़की आई नहीं थी और मर गई थी। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद भी नहीं है। दूसरी शादी मतलब वो हीराबाई हीरामन ऐसा कुछ बात कर रहे होते हैं, तो ये बातचीत है उनकी। दूसरी शादी हीरामन पूछती है उससे हीराबाई की दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद सबसे बड़ी है। भाभी की जिद, जो उसकी भाभी है वो कहती है कि हीरामन की शादी वो किसी कुमारी लड़की से ही करवाएगी। ठीक है, कुमारी लड़की से ही करवाएगी, ऐसा उसकी जिद पकड़े बैठी है। अब हीरामन ने तय कर लिया, और कुमारी लड़की क्या है, आसानी से मिलती नहीं। कुमारी लड़की का यहाँ पर ये मतलब है कि 5-7 साल की लड़की होना। तो अब हीरामन ने तय कर लिया है कि वह शादी नहीं करेगा।
बिदागी, बिदागी का मतलब पूछा जा सकता है नहर या ससुराल जाती हुई लड़की को क्या कहते हैं, बिदागी कहते हैं। काला आदमी, राजा क्या महाराजा भी हो जाए रहेगा काला आदमी ही, साहब के जैसा अक्ल कहाँ से पाएगा। ये हीरामन हीराबाई से कहता है, क्योंकि वो खुद काला था, काला कलूटा ऊपर दिखाया गया है। तो काला आदमी, राजा क्या महाराजा भी हो जाए तब भी काला ही आदमी रहेगा, साहब के जैसी अक्ल कहाँ से पाएगा, ऐसा हीरामन बोलता है। छोकरा नाच के मनवा नटवा का मुंह हीराबाई जैसा ही था। ठीक है, छोकरा नाच के मनवा नटवा का मुंह कैसा था, हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी, मतलब भाभी उसमें डांट लगाती थी। वो छोकरा नाच देखने के लिए घर से निकल जाता था, ठीक है, तो उसकी भाभी डांटती थी। भाई ने उसे घर से निकल जाने को भी बोल दिया था, तो उसमें डांट पड़ती थी इसलिए कि वो छोकरा नाच देखने चला जाता था। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को, ये इसमें बस ऐसे उद्धरण है। आगे आता है, सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। सड़क कहाँ से निकलती है, तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर गाने लगे। ठीक है, गांव के जो बच्चे थे, जब गांव में गाड़ी जाती है तो पर्दे वाली जब गाड़ी देखी तो तालियां बजा बजा कर गाने लगे और कहने लगे, दुल्हनिया लाली लाली डोलियाँ। मतलब वो पुरानी रटी हुई पंक्तियां वहाँ पर गा रहे थे, पहले भी गाई गई थी। इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। ठीक है, वो दोनों आपस में ये सारी बातें कर रहे हैं कि इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ, देहाती बुच्च सब, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी कौन, उस्ताद। ठीक है, हीराबाई हीरामन से बोलती है, वो उसको अपना उस्ताद मानती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे उस्ताद हो। चाहे एक अक्षर सिखाने वाला भी कौन होता है, गुरु होता है, राग सिखाने वाला उस्ताद होता है। तो आई होप आपको ये कहानी मतलब पसंद आई होगी, और पसंद आए या ना आए आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहेगी, ऐसा मेरा मतलब प्रयास है। मैं इसीलिए इतना सारा मतलब वही सब आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएं। बाकी हम जब रिवीजन करेंगे तो अच्छे से कर ही लेंगे। तो बस आप प्लीज़ ऐसे ही मतलब जुड़े रहिए, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मेहनत करने के लिए थोड़ा बल मिले। थैंक यू।